प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेश पटेल आज से एक नई प्लेलिस्ट तैयार करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको कक्षा 9वीं एवं 10वीं की गणित, कक्षा 9वीं 10वीं की विज्ञान तथा 11वीं 12वीं की फिजिक्स केमिस्ट्री अवनी क्लासेस जो मेरा चैनल है इसी के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे इस चैनल को अवनी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें और मेरे वीडियो यदि आपको अच्छे लगे तो इनको आप लाइक करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो कक्षा 9वीं का जो पहला अध्याय है इसका नाम है संख्या पद्धति, उसको आज पढ़ेंगे। ठीक है, उसकी पहली प्रश्नावली डिस्कस करेंगे। पहली प्रश्नावली के पहले कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिनको हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप यदि ये परिभाषाएं सब परिभाषाएं आप सीखते हैं और सब आपको याद होती हैं तो अध्याय आपको बहुत सरल हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखें कुछ महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं अध्याय पढ़ने से पहले उनको पहले डिस्कस करते हैं, फिर हम पहली प्रश्नावली की ओर चलेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, देखते हैं हम परिभाषाएं कौन कौन सी परिभाषाएं हमें आज डिस्कस करनी हैं। चल, तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले प्राकृत संख्याएं। ठीक है, संख्या पद्धति के अंतर्गत फिर से एक बात को सुने आप, संख्या पद्धति के अंतर्गत जितनी भी परिभाषाएं आती हैं मैं उनको बढ़िया तरीके से बढ़िया पीडीएफ लेके आया हूं। इस पीडीएफ मेरी जो लिंक है वीडियो की लिंक से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री रहेगी, कोई चार्जेस नहीं रहेगा इसका। या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करें, वहाँ से मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा उसकी पूरी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री रहेगी और उसको आप वहाँ से बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और बढ़िया तरीके से आप नोट्स बनाएं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ एक पेन और एक कॉपी अच्छे से लेके रखें और उनके आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और यदि आप नोट्स बनाते हैं और बिल्कुल कंटिन्यू पढ़ते हैं तो आपको किसी कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं है। यही मैं आपकी 100% तैयारी करवाऊँगा। जो आपकी NCERT किताब है 9th क्लास की जो आपकी NCERT है, NCERT ध्यान दें, NCERT, इस किताब को मैं पूरा अभी हल करवा रहा हूँ ये प्लेलिस्ट में। ठीक है, 100% सॉल्यूशन होगा। कितने परसेंट सॉल्यूशन होगा बेटा? 100% सॉल्यूशन होगा इसका। इसमें आपको जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितनी भी प्रश्नावली हैं, सबका आपको डिटेल में पूरा बढ़िया तरीके से मेरे द्वारा आपको सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, तो अधिक से अधिक आप मेरे इस चैनल जो वीडियो है इनको क्या करें, शेयर करें और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलें विद्यार्थियों, अब हम चढ़ते हैं परिभाषाओं की ओर। तो देखें, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? जिनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, इनको अपन एन से डिनोटेट्स करते हैं, अपन दर्शाते हैं। तो देखें, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, ध्यान दिया जाए, वस्तुओं को गिनने, कहने का मतलब गणनीय संख्याओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं गणन संख्या या प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, या फिर इसकी परिभाषा दूसरे तरीके से भी हम दे सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि वे संख्याएं, ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हैं 1 से लगाकर अनंत तक की सभी संख्याएं। 1 से लगाकर के अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं, ध्यान देना, 1 से लगाकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक। ठीक, चले अब दूसरी परिभाषा, कॉपी में नोट जरूर करते जाएं इन चीज़ों को, क्योंकि आप एक बार वीडियो देखेंगे फिर भूल सकते हैं। ठीक है, तो अब दूसरी परिभाषा की ओर चलते हैं, हम देखें दूसरी डेफिनेशन क्या है अपनी। देखो बेटा, ध्यान दें, क्या है दूसरी परिभाषा? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर जिनको कहते हैं अपन, होल नंबर्स। प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिलाने पर, यदि जो हमारी प्राकृत संख्या, हमने इसके पहले जो डेफिनेशन पढ़ी है उसमें यदि हम शून्य को सम्मिलित कर लें, क्या को कर ले बेटा? शून्य को यदि सम्मिलित कर लेते हैं तो वो संख्या जो हमें प्राप्त होती हैं उन संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो क्या हो गई भैया पूर्ण संख्याएं? देखें तो 1 2, अब इसके पहले 0, तो 0 को हमने सम्मिलित कर लिया और ये कहाँ तक जाएंगी? ऐसे अनंत तक जाएंगी। तो ये हो गई अपनी पूर्ण संख्याएं। चलें, अगली परिभाषा क्या है? इसके बाद देखेंगे हम पूर्णांक। अब हम देखते हैं इंटीजर्स क्या कहलाते हैं, पूर्णांक किन्हें कहते हैं उनको हम देखते हैं। देखें क्या होते हैं पूर्णांक। तो देखें पूर्णांक क्या है? प्राकृत संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर, दो संख्याएं मिला रहे, एक तो हम 0 मिला रहे
और दूसरी मिला रहे सारी नेगेटिव वाली संख्या, जितनी भी नेगेटिव संख्या हैं उनको हम मिला रहे हैं। ठीक है, तो कौन सी संख्या बन रही है हमारी, पूर्णांक बन रहे हैं। या फिर हम कह सकते हैं सभी एक से लगाकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं एवं शून्य को, ये तीनों चीजें यदि सम्मिलित कर ली जाएं और इसको हम डिफाइन करें, इसको लिखें, तो ये सभी कहलाएंगी अपनी कौन सी संख्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी अपनी ये पूर्णांक कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे। अच्छा, संख्या रेखा की भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी कि संख्या रेखा क्या होती है। जो हमारी संख्या रेखा होती है उन पर यही नंबर आते हैं सब। संख्या रेखा आपको जो नंबर लाइन कहलाती है, नंबर लाइन में क्या होता है, यहाँ होता है शून्य, यहाँ 1 2 3 ऐसे ये जाता है अनंत तक, और यहाँ पर -1 -2 -3। ठीक है, तो ये जो ये सभी ये जीरो है, ये तो ना प्लस का होता है और ना ही माइनस का होता है। तो इस तरफ क्या है, ये संख्या घटता क्रम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बढ़ता क्रम। तो संख्या रेखा की चर्चा हम आगे जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उनमें डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर यदि पूर्णांकों की चर्चा हुई तो हमने बता दी है। ठीक है बेटा, तो अब हम जो आगे हैं उसको देखें। अगली परिभाषा जो हमारी क्या बनेगी, अगली बढ़िया तरीके से मैं नोट्स बना के लाया हूँ। आप तो यदि इसको फॉलो करते हैं और बढ़िया से पढ़ते हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे परीक्षा में। ठीक है बेटा, तो देखते हैं सम संख्या, इवन नंबर क्या है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। कौन सी संख्या बेटा, जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है वो सम संख्या, या फिर ऐसे कह सकते हैं वे संख्याएं जो 2 के पहाड़े में आती, 2 के दुनिया में आती या 2 के पहाड़े में आती, वे संख्या हमारी सम संख्या कहलाएंगी। ठीक है, ऐसी संख्या कौन सी है, 2 4 6 8 10 12 अनंत तक पढ़ते जाओ आप तो 2 का पहाड़ा। जहां 2 के पहाड़े में जो संख्या आएगी वो हमारी सम संख्या कहलाएगी। ठीक बेटा, चले अब हम देखते हैं आगे। अगली परिभाषा है जो हमारी अगली संख्या है विषम संख्या, जिनको हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर। क्या कहेंगे इनको हम, ऑड नंबर कहेंगे। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उन्हें हम विषम संख्या, कहने का मतलब हमारा ये जो 2 से विभाजित नहीं होती या फिर 2 के पहाड़े में नहीं आती। बात तो एक ही है। तो 2 के पहाड़े में कौन कौन सी नहीं आती हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया, 17 हो गया, 29 हो गया, 39, ऐसे 1 से लगाकर अनंत तक की क्रमागत नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब सीधी 2 के पहाड़े में नहीं आनी चाहिए, तो अपनी विषम या फिर ऑड नंबर कहलाए। ठीक है बेटा, अब देखते हैं हम आगे क्या है। अब देखें अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा स्वयं एवं, ध्यान दें यहां पर स्वयं एक बात है और दूसरा क्या है, एक। तो स्वयं एवं एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभक्त नहीं होती। विभक्त मतलब पूर्णतः विभक्त, विभक्त का मतलब है पूर्णतः विभक्त, मतलब ऐसी संख्याएं जिसमें एक का भाग जाए और स्वयं का भाग जाए, उन्हीं संख्याओं को हम कहेंगे अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। ठीक, तो 2 3 7 11 13 17 23 29 31 41 इस प्रकार की जो संख्या हैं वो संख्या क्या कहलाएंगी हमारी, अभाज्य। मतलब इनको यदि हम विभाजित करेंगे तो 2 को देखो 2 एकम 2 और 1 दूनी 2, 3 को 3 एकम 3 और 1 तिया 3, मतलब 17 एकम 17, 1 17 17। कहने का मतलब यह है कि ये जो संख्या है हमारी, ये इन स्वयं मतलब वह संख्या खुद 17 और 1 इन दोनों के अलावा किसी से भी विभाजित ना हो, उनको हम कहेंगे अभाज्य संख्याएं। यहां पर एक नोट लिखा है, इसको देखें अपन। एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य। कभी भी आपसे विकल्प वगैरह में कहीं भी पूछा जाए तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि जो एक है ना वो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य। तो भाज्य क्या होती है वो हम आपको आगे बता रहे हैं। ठीक है, तो देखें भाज्य क्या है, कंपोजिट नंबर कहते हैं इनको। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा, देखो बात वही है, स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या कहा हमने, स्वयं एवं एक के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित है, मतलब स्वयं से विभाजित हो, एक से भी विभाजित हो, लेकिन उसके अलावा और यदि किसी एक संख्या से भी विभाजित होती हैं तो इन संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। ठीक है,
तो जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 10 को ले लो, हमने ले लिया भैया, हमने ये ले लिया 10 को, 10 में हमने 10 से भाग दिया, बिल्कुल जाता, 1 से भाग देते हैं, बिल्कुल जाता। लेकिन और भी अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए तो हम देखते हैं भैया 10 को हम 5 से विभाजित करते हैं, 5 दूनी 10, बिल्कुल। एक या फिर 1 से अधिक और कोई भी संख्या हो स्वयं एवं 1 के अलावा और अन्य किसी संख्या से यदि विभाजित हो जाती है तो वो संख्याएं अपनी कौन सी कहलाएंगी बेटा? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, चलते हैं। अब इसके बाद आई कौन सी? सहअभाज्य संख्याएं। देखते हैं सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे। जो बच्चे, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है भैया, ठीक है, तो घर पे बैठ के बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं आज ये प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, इसमें आपके पूरे वीडियो होंगे, 9th 10th 11th 12th सभी प्रकार, सभी मैथमेटिक्स होगी, विज्ञान होगी और फिजिक्स और केमिस्ट्री होगी। ठीक है, ये बहुत मेहनत कर रहा है आपके लिए। ठीक है, तो इतना तो आपका बनता है कि आप इसको लाइक करें और शेयर करें। ठीक है बेटा, चलें अब देखें सहभाज्य संख्याएं क्या है, असहभाज्य संख्या क्या होती है, को प्राइम नंबर क्या होती है। इनको असहभाज्य कह सकते हैं या फिर यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये असहभाज्य ना करके सहअभाज्य है। क्या है बेटा? सहअभाज्य, ऐसे नोट करें। ये कौन सी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। ये पेयर में होती हैं, जोड़े में होती हैं, अपन इनको कहते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, सहअभाज्य है, असहभाज्य ना करके सहअभाज्य लिखें, बढ़िया। जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो अथवा जिसका महत्तम मासा मतलब महत्तम समापवर्तक 1 हो, वे संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब इनको सीधी बात हम कह सकते हैं, वे संख्याएं जो किसी एक संख्या मतलब सिर्फ 1 से विभक्त हों और उनके अलावा दोनों संख्याएं 4 और 9, तो 4 और 9 में सिर्फ एक संख्या से ही भाग जा रहा है जो अपनी संख्या है 1। या फिर हम ऐसा कहते हैं जिनका मासा, ठीक है, मासा मतलब महत्तम समापवर्तक, जिसको अपन क्या कहते हैं? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जिनका HCF 1 हो वे संख्या कौन सी कहलाएंगी? वे संख्या कहलाएंगी बेटा हमारी सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो ऐसे पेयर में होती हैं, जोड़े में होती हैं, 4 और 9, 12 और 25, 8, 9, 12। ठीक है, तो ये पेयर है। ये सभी संख्या आप 2 से भी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो ये पेयर में। युग्म अभाज्य, अब ये युग्म में, ये भी पेयर में होती, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर कितना हो? 2। जिनके बीच का अंतर कितना हो? 2। युग्म अभाज्य संख्या जैसे 11 और 13, फिर और आगे जाएंगे हम, जिनके बीच का अंतर 2 होना चाहिए। ठीक है, चलें आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं को। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? बहुत महत्वपूर्ण है परिमेय संख्या। ठीक है, बढ़िया से पढ़ो। ठीक है, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करना है आपको। ठीक है, इस बात को अच्छे से ध्यान रखें। चलें, और नोट्स भी प्रिपेयर करते रहें। यदि आप नोट्स बनाते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा इससे। ठीक है, आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप तो सिर्फ अपनी क्लासेस में पढ़िए और बढ़िया मज़े से पढ़िए। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, सब फ्री रहेगा यहाँ पे। परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर क्या है? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। किस रूप में बेटा? P/Q के रूप में। ठीक है, जहां P और जो Q है वो पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक आप देख चुके हैं, पूर्णांक धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, ठीक है, होने चाहिए। लेकिन एक शर्त है, वो शर्त ये है कि Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, बराबर ऐसा होता है Q बराबर 0, लेकिन यदि इसको काट दो इसका अर्थ ये होता है कि इसका मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि आप लिखते हैं 2/5 तो एक परिमेय संख्या है, आप लिखते हैं 0 तो भी ये परिमेय संख्या, 0 एक परिमेय संख्या है बेटा।
1 भी परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है, 4 भी परिमेय संख्या, लेकिन यदि आप लिखते हैं 2/0 तो यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। वह इस डेफिनेशन में अच्छे से मेंशन किया गया है कि मैंने किया q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखो आपको एग्जाम्पल भी दिए गए हैं 4/5, 3/4, 5/6, 4, 1.77, 0, 2.3 के ऊपर ये बार लगा है। जब सतत होता है, आगे पढ़ाएंगे इस चीज़ को, किसी भी चीज़ को भाग देते हैं तो सतत यदि कोई संख्या आती है तो उसमें अपन बार लगा देते हैं। ठीक है, 2.333 होता है तो अपन बार लगा देते हैं। ये संख्याएं भी किसके अंतर्गत आती हैं? परिमेय। बहुत से बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं, वो कहते हैं कि यदि 3 के ऊपर बार लगा है ऐसा 0 तो ये परिमेय संख्या नहीं, बल्कि ये परिमेय संख्या है बेटा। ठीक है, इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अपन अगली परिभाषा जो हमारी है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर है, वो रैशनल है, ये इरेशनल है। ठीक है, चलते हैं देखें। हाँ, तो अपरिमेय संख्याओं को देखेंगे हम। देखो, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ध्यान दें, उनमें उनको लिखा जा सकता था, इनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जहां p तथा q पूर्णांक है, ये बात तो सही है, लेकिन q का मान 0, ये भी बात यहाँ पर है, लेकिन सिर्फ एक शर्त बदली है, p/q के रूप में ना लिखा जा सके। मतलब ऐसी संख्या कर्णी 2 होगी। कर्णी 2 प्रसिद्ध अपरिमेय संख्या है, इसको हम कक्षा 10वीं में सिद्ध भी करेंगे। कर्णी 15 हो गई। ठीक है, फिर से कर्णी 2 लिखा तो अरे अपन कर्णी 3 कर देते हैं। ठीक है, 5 के ऊपर 1/3 की घात लगी, इसका मतलब है 3 कर्णी घात 5, ऐसा लिखा है, 3 कर्णी घात 5। और ये पाई तो भैया प्रसिद्ध अपरिमेय संख्या है, आपने 8th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन वास्तविक संख्याओं की। तो वास्तविक संख्या क्या है? तो परिमेय हम समझ गए, परिमेय परिमेय डिफरेंस, सिंपल सा डिफरेंस है। वो p/q के रूप में लिखी जा सकती है, ये p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, इतनी सी तो बात है, और कुछ है नहीं। ठीक है बेटा, चलें अब देखते हैं पना। तो क्या है, इसके बाद देखेंगे हम वास्तविक संख्याओं को। तो अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? देखो, तो वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक है बेटा। देखें, वास्तविक संख्याएं जिनको रियल नंबर कहा जाता है, ये सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। इसका मतलब ये है कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह दोनों को मिला दें तो जो प्राप्त होगा वो होगा वास्तविक संख्याएं। क्या होगा? वास्तविक संख्याएं। ठीक है बेटा, तो अब दोनों को, तो इसमें पूरी जितनी भी परिमेय है वो आ जाएंगे, जो अपरिमेय है वो आ जाएंगे। 4 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, अभी ये सब परिमेय है, लेकिन ये तो अपरिमेय है। करनी का प्लस माइनस सब आता है, 3/4, इसमें 0 भी आएगा, सब आएंगे, क्योंकि वास्तविक संख्याएं जो रियल नंबर है इसको हम 10वीं क्लास में पढ़ेंगे। 10वीं क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वह यही है अपना, क्या? वास्तविक संख्या। तो वहाँ इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पर अपन को संख्या पद्धति, इसके पहले की जो संख्या उनको पढ़ेंगे, ये अपना 10th क्लास में जाएंगे तो फर्स्ट चैप्टर वहाँ हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, अब चलते हैं अगली परिभाषा की ओर। देखते हैं क्या है काल्पनिक संख्या। अब देखें, वास्तविक संख्याएं के बाद जो संख्याएं आती हैं वो काल्पनिक संख्याएं, इनको हम अवास्तविक संख्या नहीं कहते। देखो, इनको कभी कभार आपसे कोई पूछ ले कि अवास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ठीक, तो ये अवास्तविक संख्याएं होती हैं। इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इमेजिनरी मतलब जिनका इमेजिन किया जा सके। क्या किया जा सके? इमेजिन। तो ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर संख्याएं बनती हैं, उन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं। मतलब ये ऋण का 2 है, इसका यदि आप वर्गमूल लोगे तो आप ध्यान दें, वर्गमूल ना कि घनमूल, सिर्फ वर्गमूल की चर्चा करना है। तो ऋण का कितना? 5, तो ये कौन सी संख्या बन जाएंगी अपनी? ये कहलाएंगी काल्पनिक, इमेजिनरी या फिर अवास्तविक संख्या। इनके और अधिक से अधिक डिटेल आप 11th क्लास में जाओगे तो वहाँ इसको आप पढ़ोगे वहाँ। ठीक है, चलें अब हमने संख्याएं तो सारी संख्या हमने डिस्कस कर ली हैं, और उनके बारे में यदि रिवीजन करें तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो रिवीजन कर लें थोड़ा सा जो संख्या आपने पढ़ी हैं। तो सबसे पहले हमने जो संख्या पढ़ी थी वो थी हमारी परिमेय संख्याएं।
ठीक है। परिमेय संख्या क्या थी? एक से लगाकर अनंत तक की सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते थे, ठीक है। फिर इसके बाद हमने कौन सी संख्या पढ़ी है? हमने पढ़ी है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या यदि परिमेय संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो वो संख्या कौन सी संख्या हो जाएंगी? वो संख्याएं अपनी हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं, ठीक है बेटा। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़े पूर्णांक, जिनको हम कहते हैं इंटीजर्स। तो फिर इनमें क्या देखा? देखो, एक से लगाकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्या एवं शून्य, तीनों चीज़ों को यदि मिला दिया जाए तो ये जो कहलाएंगे अपने, वो कहलाएंगे अपने, क्या कहलाएंगे बेटा? ये कहलाएंगे अपने पूर्णांक। क्या कहलाएंगे? पूर्णांक। फिर हमने कौन सी संख्या पढ़ी? उसके बाद फिर हमने पढ़ी सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती थी? सम संख्याएं वे संख्या होती थी जो दो से पूर्णतः विभाजित हो या फिर जो दो के पहाड़े में आती हो, वो अपनी कौन सी संख्या कहलाती? सम। फिर बेटा कौन सी पढ़ी अपन ने? सम के बाद पढ़ी अपन ने कौन सी संख्याएं? विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं वे संख्याएं होती थी जो दो के पहाड़े में ना आए या फिर जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो, ठीक है। अब फिर उसके बाद हमने पढ़ी अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या पढ़ी बेटा, कौन सी पढ़ी? अभाज्य, जिनको हम कहते थे प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो स्वयं एवं एक के अलावा और अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, ये हमने अभाज्य संख्या पढ़ी थी। फिर क्या पढ़ा था? फिर हमने पढ़ी थी भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं क्या है? भाज्य संख्या वे संख्याएं हैं जो स्वयं एवं एक के अलावा और अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाती हैं, तो वो अपनी कौन सी कहलाती हैं? भाज्य। फिर हमने पढ़ी कौन सी? को प्राइम नंबर पढ़े सह अभाज्य संख्या। कौन सी पढ़ी बेटा? सह अभाज्य। सह अभाज्य मतलब ये होती थी पेयर में इनका जोड़ा होता था, मतलब इनका एचसीएफ एक होना चाहिए, महत्तम समापवर्तक एक होना चाहिए। मतलब ऐसी संख्याएं जो दो या तीन जितनी भी पेयर हैं उन सब में सिर्फ एक का भाग जाए, उनके अलावा किसी से भाग ना जाए, ठीक है। फिर पढ़ी हमने परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या कौन सी संख्याएं? परिमेय संख्या वे संख्याएं होती थी जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते थे। कौन सी बेटा? परिमेय। परिमेय जिनको हम काय के रूप में लिख सकते थे? p/q के रूप में, ठीक। और q का मान 0, जो q है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर परिमेय के बाद आए तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या कहती हैं? अपरिमेय संख्या कहती हैं रैशनल नंबर, जिनको हम कहते हैं वो p/q के रूप में ना लिखी जा सके, वो अपरिमेय संख्या होती है। फिर पढ़ी हमने रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, जो दोनों का संग्रह था, परिमेय का संग्रह था और किसका संग्रह था? अपरिमेय। दोनों को मिला दिया जाए और दोनों के मिलाने से जो संख्या बनती है उनको हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, ठीक। फिर हमने अवास्तविक संख्या पढ़ी। यदि किसी ऋणात्मक संख्या का यदि हम वर्गमूल लेते हैं तो उस संख्या को हम अवास्तविक, इमेजिनरी या फिर काल्पनिक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तो ये तो था रिवीजन। अब हम इन संख्याओं की, अब देखो इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लेके आए हैं, बढ़िया से पीडीएफ नोट्स हैं। इन पीडीएफ नोट्स को आप क्या कर सकते, कहाँ से प्राप्त करेंगे? या तो वीडियो की लिंक में आप कर सकते हैं, वरना हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें। अपनी क्लासेस पीडीएफ करके आप टेलीग्राम चैनल पर जाएँ और अपनी क्लासेस पीडीएफ करके सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको चैनल मिलेगा, उस पर पीडीएफ आपको जैसे हम वीडियो ख़त्म करेंगे वहाँ पर अपलोड कर दी जाएंगी। और सभी जितनी भी पीडीएफ, जो कुछ भी हम पढ़ाएंगे वहाँ पर आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई चार्जेस नहीं है इसका, ठीक है, ठीक है। चलें बेटा, अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने हैं, देखें संख्याओं पर कुछ विशेष बिंदु हैं हमारे, ठीक है। तो हमने बढ़िया तरीके से इनको सेट किया है, तो आप अच्छे से समझें, बस यही मैं आशा करता हूँ। देखिए, तो संख्या एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। जो संख्या एक है ना वो भाज्य की कैटेगरी में आती है, ना ही अभाज्य की कैटेगरी में आती है, ठीक है। दूसरी बात क्या है? ऐसी संख्या जो अभाज्य हो एवं सम हो केवल दो है। दो बातें याद रखना, ऐसी संख्या, एक अभाज्य और सम संख्या। कहने का मतलब है सम अभाज्य संख्या कौन सी है, प्रश्न पूछा जाए तो आप उत्तर लगाएंगे दो। दो एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, ठीक है बेटा। अब देखते हैं अपन आगे। वे दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच
केवल एक सम संख्या होती है अभाज्य जोड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? अभाज्य जोड़ा। बिल्कुल कहलाएगा, डेफिनेटली कहलाएगा। 5 और 7 दोनों क्या कौन सी संख्या कहलाएंगी? हमारी अभाज्य, क्योंकि इनके बीच एक सम संख्या है जो कौन सी है बेटा? 6। तो देख लो आप, तो 3 और 5 ले लो, 11 व 13 ले लो, 17 व 19 ले लो, सबके बीच में कौन सी संख्या होगी? एक सम संख्या होगी। तो इसको क्या कहेंगे? अभाज्य जोड़ा कहलाएगा। ठीक, चल अब देखते हैं हम, हाँ यहाँ पर पहुँचते हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक, परिमेय एवं वास्तविक होती है। कहने का मतलब यह है कि जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं, इसके अंतर्गत आती हैं, इसके अंतर्गत आती हैं और इसके अंतर्गत आती हैं, इन सभी के अंतर्गत आती हैं। जो हमारी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं हैं, जो हमारी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्णांक भी हैं, जो हमारी प्राकृतिक संख्या है वो परिमेय भी हैं, और जो हमारी प्राकृतिक संख्या है वो वास्तविक भी है। तो अब इतनी इन सब के अंतर्गत आती है प्राकृतिक संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं पूर्ण पूर्णांक के अंतर्गत आएंगे, ये परिमेय के, ये वास्तविक की। अब ये पूर्णांक है, ये इसके अंतर्गत आएंगे, और ये इसके अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार से आपसे पूछा जाए कि सभी पूर्ण संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं, तो हम कहेंगे पूर्ण संख्या पूर्णांक भी हो सकती हैं, परिमेय भी हो सकती हैं और वास्तविक भी हो सकती हैं। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में विकल्प के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो 4 विकल्प दे देंगे और आपको भ्रमित किया जाएगा। ठीक है, तो एग्जामिनर है वो अपने दिमाग से बढ़िया तरीके से प्रश्न बनाते हैं इनमें। ठीक है बेटा, तो सभी पूर्णांक परिमेय एवं, अब जो पूर्णांक है वो परिमेय होंगे, वास्तविक होंगे। फिर उसके बाद जो पूर्णांक है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं। देखें, ये पूरी वास्तविक होती है। पूर्णांक ले लो, अपरिमेय ले लो और परिमेय ले लो। परिमेय और अपरिमेय ये सभी क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती है। अब देखें आगे, जो अभाज्य, इनको ऋण एवं यौगिक सम तथा विषम संख्याएं होती है। ठीक है, जो अभाज्य संख्या है, जो यौगिक संख्या, वो सम तथा विषम संख्याएं होती है। अब चलते हैं आगे, अब आ जाए अपन यहाँ ध्यान दें, तो देखते हैं क्या है आगे। तो देखिए, सभी पूर्णांक परिमेय एवं अपरिमेय संख्या ऋणात्मक एवं धनात्मक होती हैं। तो ध्यान दिया जाए, जो सभी पूर्णांक हैं हमारे वो परिमेय, अपरिमेय, ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों होते हैं। तो ये जो 3 प्रकार की अपन को संख्या दी गई है, पूर्णांक वाली, परिमेय वाली, अपरिमेय वाली, ये सभी ऋणात्मक भी हो सकती हैं और धनात्मक भी हो सकती हैं। ठीक है, ये अपन को अच्छे से याद होना चाहिए। पूर्णांक ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक पूर्णांक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, पूर्णांक के अंतर्गत 0 भी आता है। लेकिन जो परिमेय है वो भी धनात्मक परिमेय संख्या हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। जैसे हमने कहा ऋण 2, तो ये परिमेय संख्या है बिल्कुल, क्योंकि 2/1 P/Q के रूप में बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये और अपरिमेय संख्या है तो वो भी धनात्मक होती हैं और ऋणात्मक होती हैं। अब प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या अभाज्य, यौगिक, सम एवं विषम एवं पूर्ण संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो ये जो प्राकृत संख्या हैं ये ऑलवेज कैसी होती हैं? पॉजिटिव, ये ऋणात्मक नहीं होती। बिल्कुल नोट करते चले एक एक बात को। ठीक है, और यदि आप स्क्रीनशॉट लेते रहे, उसे नोट नहीं, इसलिए हम एक साइड हट के पढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते रहे और नोट्स बनाते रहें। और ठीक है, और जैसे यदि आप नहीं इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर पा रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर पा रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो भिन्न संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। जो भिन्न होती हैं, भिन्न क्या होती है भैया? तो भिन्न देखो पहले, जिसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, तो भिन्न होती है अंश बटे हर। क्या होती है? अंश बटे हर। तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं अपन अंश और हर को। ठीक है, तो अंश बटे क्या होती है? हर, और इसी को अपन कहते हैं P/Q। तो क्या कहा? भिन्न संख्या परिमेय होती। जितनी भी भिन्न है बेटा, पूरी संख्याएं परिमेय के अंतर्गत आएंगी, ये कहा जा रहा है। अब देखें, 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य, जिनको अपन रूट बोलते हैं, प्राइम बोलते हैं, संख्याएं विषम होती हैं। मतलब 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। 2 के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सम है। किसके अलावा बेटा? 2 के अलावा। ठीक, बढ़िया से याद कर लो इस चीज को। अब चलते हैं अपन आगे। शून्य ऋणात्मक एवं धनात्मक नहीं होता, हमने पहले भी बताया था। शून्य ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव, इसका कोई साइन नहीं होता है। शून्य उदासीन मान के चलो, ना इस पर कोई चार्ज नहीं है, नहीं ना प्लस का है ना ये माइनस का है। चलते हैं बेटा आगे।
देखिए शून्य में, अब शून्य के और कुछ गुणधर्म लिखे हुए हैं यहाँ पर कि शून्य में किसी संख्या का भाग दिया जाए या फिर शून्य का किसी संख्या में भाग दिया जाए तो हम कैसे क्या प्राप्त करेंगे, ये चीज़ें अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये बहुत बढ़िया है क्योंकि बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से आपका जो कन्फ्यूज़न है वो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं। तो जो शून्य में किसी भी संख्या का भाग देने पर शून्य आता है, शून्य में किसी भी यदि संख्या का हम भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, शून्य ही आएगा। चाहे वो धनात्मक संख्या हो, चाहे वो ऋणात्मक हो, कुछ भी हो, शून्य में चाहे, अब ध्यान दें, लेकिन एक बात पर ध्यान दें, वो संख्या होनी चाहिए वास्तविक, चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय, क्योंकि वास्तविक के अंतर्गत परिमेय अपरिमेय। आप कहें कि सर मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि 0/, ये करणी 2 लिखा मैंने, तो क्या इसका मतलब शून्य? जी हाँ, मैं बिल्कुल कहूँगा इसका मतलब क्या है, शून्य होता है। हमने क्या कहा, ए जो है एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, तो इसके अंतर्गत परिमेय अपरिमेय आएंगे। आप इसको भी कहो, इसका मतलब भी शून्य है। आपको परीक्षा में कभी पूछा जाए इसका मतलब क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब नहीं अवास्तविक है, ये यहाँ पर माइनस नहीं होना चाहिए। अब बढ़िया है, अब क्योंकि यदि यहाँ माइनस हो जाएगा तो डिस्टर्ब, यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए, ऐसे ये। ठीक है, तो यदि हम शून्य में करणी 2 का भाग दें तो 0 होगा। ठीक है, यहाँ आप ये नहीं लिख सकते, यहाँ इसलिए स्पष्ट लिखा है वास्तविक संख्या होनी चाहिए, ना कि अवास्तविक। यदि यहाँ माइनस लगा है तो ये, अब ऐसे यदि भाग देते हैं तो इसका मतलब 0 होगा। ठीक है बेटा, चलो बढ़िया, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो किसी भी संख्या में शून्य का भाग देना परिभाषित नहीं है, अर्थात यदि किसी भी संख्या में शून्य का भाग देते हैं तो भागफल अनंत आता है। इसको और समझ लें क्या चीज़ है, इसको साफ कर दे रहे हैं। देखें, तो यदि हम लिखते हैं 0/2 तो इसका मतलब तो शून्य है, लेकिन हम लिखते हैं 2/0, इसका मतलब है अनंत। इसको समझें, मतलब यदि किसी संख्या में हम शून्य का भाग दे रहे हैं तो उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, मतलब ये नॉट डिफाइन होगा, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, या फिर उसका जो आएगा वो इन्फिनाइट आएगा, अनंत आएगा। ठीक, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। ठीक है बेटा, अब देखते हैं आगे। अब आगे क्या है, हाँ अब देखें, 2 परिमेय संख्याओं का योग अथवा गुणनफल सदैव परिमेय संख्या होता है। यदि 2 परिमेय संख्या लेंगे और यदि हम उनका गुणा करेंगे और यदि हम उनका योग करेंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो ऑलवेज हमें प्राप्त कौन सी होगी, परिमेय संख्या प्राप्त होगी। मतलब 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल, मान के चलें 2 परिमेय संख्या लें, बोले हमने लिया 3/4 गुणा लगाया 2, ये भी दोनों परिमेय 3, तो देख काटा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3/2 ही आई। अब 3/2 आई तो ये जो 3/2 है ये संख्या कैसी है, ये हमारी परिमेय संख्या है। अब दूसरा बिंदु देखो, 2 परिमेय संख्याओं का योगफल अथवा गुणनफल कभी परिमेय संख्या तथा कभी अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, इस बात को समझें। देखो, तो 2 संख्याओं का गुणनफल कभी परिमेय संख्या होगा और कभी अपरिमेय। कैसे होगा, देखो, जैसे हमने कहा 2 × 4, 4 दूनी 8, बिल्कुल क्लियर। अब हमने कहा दोनों परिमेय थी, अब एक परिमेय लो एक अपरिमेय, 2 × करणी 2। अब कैसे, इनका गुणा करोगे 2 करणी 2 आएगा। अब फिर से लो, अब 2 संख्याएं लो, 2 अपरिमेय लो, 2 भी एक अपरिमेय और करणी 2 भी एक अपरिमेय, करो गुणा, 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2। अब देखें, तो क्या यहाँ से क्या बात क्लियर हो रही है, यहाँ से क्लियर हो रही है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का योगफल अथवा गुणनफल अपरिमेय संख्याओं का, ये तो परिमेय का ही होगा, ये अपरिमेय और अपरिमेय का होगा, और ये अपरिमेय अपरिमेय का गुणनफल क्या होगा, 2 होगा। अब जैसे यदि हम यहाँ पर कह दें कि करणी 2 × करणी 5, दोनों यहाँ करणी 5 लेने, ये ऐसे। ठीक है बेटा, अब देखो, अब ये भी अपरिमेय ये भी अपरिमेय, चलो करो गुणा दोनों का, 5 दूनी कितना होगा अपना 10, ये होगा। लेकिन ये करणी की, तो ये तो भैया अपनी जो संख्या आई थी ये परिमेय थी, और ये क्या आ गई अपने पास, ये तो जो अपने पास आई है वो अपरिमेय और ये परिमेय। कितना अंतर है, देखो यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का योगफल अथवा गुणनफल, तो योग भी कर सकते हैं अपन, कभी परिमेय और कभी तथा कभी अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अथवा योगफल सदैव एक अपरिमेय संख्या होता है। मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल और गुणनफल करोगे ना तो हमेशा क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या आएगा, जैसे हमने यहाँ पर किया।
ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने किया ये परिमेय संख्या ली या परिमेय संख्या ली, दोनों का हमने गुणा किया तो हमें क्या आया, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई। लेकिन दोनों परिमेयों का किया तो हमें क्या आया, एक परिमेय संख्या। अब योग की चर्चा कर लो, चलो भैया योग कर लेते हैं, ये तो चर्चा हो गई अपनी। चलो अब योग के बारे में और बता दे रहे सबका कि योग कैसे करेंगे। हम योग करेंगे तो देखते हैं, हम लिखेंगे जैसे हमने योग किया कि 4 प्लस करणी 2। अब ये तो परिमेय और परिमेय अपरिमेय को जोड़ो, इसको हल ही नहीं कर सकते, अब तो यही आएगा इसका आंसर, 4 प्लस करणी 2 ही रहेगी। ठीक है, तो एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल अथवा योगफल सदैव क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। चले, पाई एक अपरिमेय संख्या, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये पूछा जाता है परीक्षा में। पाई क्या है, पाई एक प्रसिद्ध अपरिमेय संख्या है। ठीक, आगे देखते हैं। हाँ, दो परिमेय संख्याओं या दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो दो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच जो संख्या हो सकती हैं वो क्या होंगी, अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। मतलब दो परिमेय संख्याओं के बीच आपसे कहा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालिए तो आप अनंत निकाल सकते हैं, और दो अपरिमेय के बीच निकालोगे तो भी आप अनंत निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न अपन करेंगे अभी प्रश्नावली में, लेकिन अभी तो आप इस चीज़ को याद रखें और देखें। प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होता है और प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग एक विषम। मतलब हमने कहा सम संख्या बोले तो 4, 4 का वर्ग क्या होगा 16, बोले विषम लो एक, हमने ले लिया 7, तो 7 का वर्ग क्या होगा 7 सतैये कितने होंगे 49। ठीक है, तो देखो ये एक क्या है, सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होता है और विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम होता है। ठीक है, तो जो इवन नंबर होगी उसका स्क्वायर करोगे तो ऑलवेज इवन आपको रिजल्ट मिलेगा, और जो ऑड होगी उसका स्क्वायर करोगे तो ऑलवेज आपको ऑड ही नंबर प्राप्त होगा। ठीक बेटा, चलो देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपको जो आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है विभाज्यता के नियम। क्योंकि यदि आप गणित पढ़ रहे हो और यदि आपको ये पता नहीं है कि विभाज्यता के नियम, तो बेसिक आपका बेस बनवा रहे हैं थोड़ा अच्छे से, क्योंकि हम जब आगे आपको पढ़ाएं तो हमें भी दिक्कत ना हो और आपको भी दिक्कत ना हो, तो हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। आप विभाज्यता के नियम से आप ये बता सकते हैं कि ये संख्या जो दी गई है वो किससे विभाजित होगी। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट देख के बता सकते हैं। ठीक है बेटा, तो विभाज्यता के नियम को थोड़ा सा समझ लें, फिर इसके बाद अपन फर्स्ट प्रश्नावली को करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बहुत कारगर सिद्ध होगा, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, मज़ा तो वैसे आ रहा होगा देखने में। ठीक है, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते जा रहे हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो दो का नियम मतलब 2 से विभाज्यता, यदि कोई भी संख्या है वो 2 से कब विभाजित होगी तो उसकी एक शर्त होती है, दी गई संख्या का इकाई अंक। आप इकाई दहाई अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते तो देख लो। हमने लिखा 4 7 2 5 4, ये लिखा हमने एक संख्या, ये कहलाती है इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, हजार, बस इस प्रकार से पढ़ते इकाई दहाई सैकड़ा। तो जो इकाई वाला अंक है अपना ये, यहाँ इकाई में क्या होना चाहिए, इकाई में 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। यदि ये सब है इकाई में, ठीक है, तो ये संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाएगी। अब यदि यहाँ पर 4 है तो हम 2 से भाग देंगे, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और जैसे मान के चलें यदि 4 2 9 7 0 है तो भी ये पूरी 2 से विभाजित, इनमें से कोई भी अंक हो इकाई के स्थान पर हो तो ये संख्या पूर्णतः काय से विभाजित होगी बेटा 2 से 100% विभाजित हो जाएगी। अब हम देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से हम कैसे विभाज्य करें संख्याओं को, कैसे हम बिना भाग दिए संख्याओं को देखकर ही बता सकते हैं कि इस संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं। ठीक है, तो 3 का नियम क्या है, संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त होना चाहिए। मतलब अंकों का योग, मतलब यदि कोई संख्या लिखी, हमने लिखा 7 4 1 6, ये एक संख्या लिख दी हमने। ठीक है, 7416। ठीक है, 7 4 1 6 7416। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको देखते हैं कैसे। भी इसमें कहा संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित, मतलब जो संख्या है उसके अंकों का योग, अंकों का योग का मतलब होता है इनको सबको जोड़ दो, मतलब 7 धन 4 धन 1 धन 6, 7 + 4 + 1 + 6। ठीक, ऐड करेंगे हम, जोड़ेंगे तो 7 और 4 कितने हो गए बेटा, 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 और 6 कितने हो गए 18। 18 को मैं
जाता है, 3 का भाग बिल्कुल जाता। और सरल बनाना है, 8 और 1 कितने होंगे 9, 9 में जाता, 3 से भाग बिल्कुल जाता। 9 में 3 से भाग जाता है तो यह सभी जो संख्या दी गई है यह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ठीक, तो 2 नियम हमारे कंप्लीट हो गए, एक 2 से व्यवस्था का नियम, एक 3 से। अब चलते हैं 4 से व्यवस्था के नियम के। 4 से व्यवस्था का नियम ये कहता है कि जो इकाई एवं दहाई है उसके जो लास्ट 2 डिजिट हैं वो क्या होने चाहिए, 4 से विभाजित होने चाहिए। सीधी बात है, संख्या के अंतिम 2 अंक कितने, इस बात को आप 25 अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 4 से, मतलब यदि हमने लिखा 7 4 9 4 4, मतलब ये जो लास्ट में हमने लिखा 4 4, तो ये जो लिखा है हमने ये 44 में जाता है 4 से वक्त, तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं 5 से व्यवस्था करिए, मतलब इकाई का जो अंक है वो क्या होना चाहिए बेटा, 0 या 5, कोई भी संख्या हो दुनिया की। आगे कुछ लिखा हो 4 2 9 5, लेकिन यदि लास्ट में 0 लिखा है, लास्ट में क्या लिखा है 0, तो ये संख्या जो काय से विभाजित हो जाएगी बेटा 5 से। और यदि 2 4 9 7, यदि लास्ट में 5 लिखा है तो भी ये संख्या काय से विभाजित हो जाएगी अपनी 5 से। अब चलते हैं 6 का नियम बढ़िया है। 6 के नियम में कुछ नहीं है, इसमें 2 से और 3 से व्यवस्था का नियम लगता हो। कहने का मतलब है कि इसमें क्या होना चाहिए, जो हमारी दी गई संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हो, मतलब 2 का भी नियम लगे और 3 का। 2 का नियम कैसे लगे, एक संख्या लिख दी हमने, 4 लिखा, 2 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा और 1 लिख दिया 2। अब हम ये तो कह सकते हैं इसमें 2 से भाग जाता, क्योंकि इकाई में क्या है 2 है, 0 है, 2 मत लो, चलो भैया 0 ले लो। ठीक, 0 नहीं लेना तो भैया 4 ले लो, तो 2 से भाग तो जाएगा। अब लेकिन 3 से जाने के लिए बीजांकों का जो योग है उसमें 3 से भाग जाना चाहिए, ये शर्त होती है। मतलब 4 और 2 6, 6 और 5 कितने हो गए 11। ठीक है, 11 और 7 18, 18 में हम कितने जोड़ेंगे 4 तो होंगे 22, 22 तो विभाजित नहीं हो रहा है, 22 विभाजित नहीं हो रहा है 3 से, तो संख्या विभाजित नहीं होगी। लेकिन यदि हम यहाँ 7 की जगह 6 कर दें तो इनका योग कितना आ जाएगा भैया, इनका योग आ जाएगा सबका 21। कैसे, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 5 17, 17 और 4 कितने होते 21, 21 में 3 से भाग जाता, जोड़ दो, 2 और 1, इनको भी जोड़ो, 2 और 1 3, ये आ गया 3, 2 और 1 3, तो 3। अब देखो यहाँ 2 का भी नियम लग रहा है और 3 का भी, क्योंकि बीजांकों का योग भी विभाजित है 3 से, मतलब ये जो संख्या है वो 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं हम 8 से विभाज्यता का नियम। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, 8 से विभाज्यता का नियम है संख्या के अंतिम 3 अंक, संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित। वही है जो 4 का नियम था, एक कोई संख्या ले लो, 2 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, 9 ले लो, 1 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, ये ले ली इतनी बड़ी संख्या हमने। ठीक है, अब हमें सिर्फ देखना है अंतिम 3 अंक, इसको हम इसलिए हमने अंडरलाइन कर दिया। अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक मतलब अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक मतलब ये 3, ये 3, यदि ये 3 विभाजित है काय से 8 से, तो सारी की सारी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हम 8 से कर देते हैं वहाँ, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 21 21 अट्ठे 168। ठीक है, मतलब हमारी जो संख्या है वो 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। 3 अंक यदि लास्ट के विभाजित है 8 से। ठीक है, 9 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम वही है जिस प्रकार 3 से था। ठीक है, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। यदि कोई संख्या लिखी है, ठीक है, तो हम लिखें 4 5 4 5, ये एक संख्या लग दी हमने 45 45। अब इसको हम 9 से विभाजित करते हैं। अंक क्या, संख्या के अंकों का योग देखते हैं, 4 और 5 9, 9 और ये 9 ये हो गए। ठीक है, तो अब देखते हैं, जोड़ते हैं इनको, यहाँ लगाओ प्लस ये प्लस ये प्लस, तो ये बराबर कितना आएगा, 4 और 5 कितने होते हैं 9, 9 और 4 13 5 18, 18 में 9 से भाग जाता है, देखते हैं बिल्कुल जाता भैया, इस पूरी संख्या में काय से भाग जाएगा 9 से जाएगा। तो ये 9 से व्यवस्था का नियम है। अब 10 से व्यवस्था का नियम बहुत सरल है, सब जानते हैं। यदि इकाई में 0 हो, कोई भी संख्या हो, हम उसके इकाई में यदि 0 जैसे हम लिखा 4 5 7 2 0, अब इकाई में 0 है तो 10 से विभाजित होगी, सीधी सी बात है वो तो। ठीक है, चलो 11 से व्यवस्था का नियम थोड़ा समझने लायक है, इसको थोड़ा अच्छे से समझें, जरूरी है समझना आपको। ठीक, थोड़ा सा अच्छा नियम है।
ठीक, कब समझ में आएगा? आप की जो आंखें हैं वो बिल्कुल मोबाइल स्क्रीन को देखनी चाहिए। ठीक है, मोबाइल लैंडस्केप में होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल, बढ़िया घुमा के रखें मोबाइल को, अच्छे से देखोगे तो नियम समझ में आएगा, नहीं देखोगे तो बिल्कुल नहीं आएगा। संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो, क्या हो? अंतर 0 हो, या फिर क्या हो? 0 हो, या फिर 11 या 11 का गुणज हो। देखें, अब हम एक ऐसे संख्या बनाते हैं 4 5 4 5 2 3 6, थोड़ी संख्या बड़ी हो गई, हम उसके अनुसार जमा लें थोड़ा सा। अब देखें, बीजांकों का योग मतलब ये अब जो हम है एक छोड़ एक अंक, ऐसा भी कह सकते हैं। एक ये ले लें, एक इसको ऐड करना, एक इसको ऐड करना, एक इसको ऐड करना। देखें, इनको ऐड करके देखते हैं। 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 6 कितने होते हैं भैया? 16। 10 और 6 कितने होते हैं? 16 होते हैं। ठीक, अब देखें 5 और 5 10, 10 और 3 कितने हैं? 13। अब 16 और 13 का अंतर 0 तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो कैसे होगी? तो हम कुछ ऐसा करें कि इसको वहां तक ले जाएं। ठीक है, तो ये 16 है, 5 और 5 10, और 10 और यहाँ पर 3 की जगह यदि हम क्या लग दें यहाँ पर 6, तो ये भी 16 हो जाएगा। देखें, तो अब इनका अंतर ये एक छोड़ एक कह दो, या फिर सम और विषम स्थानों के अंकों का योग, वैसा भी कह सकती है। तो यदि हम इसको देखें तो अच्छे से देखा जाए यदि इसको, तो ये कैसे होगा देखते हैं। इसका योग करना, इसका करना, इसका और इसका लास्ट वाले का, इनका सबका योग किया तो आया 16। 16 माइनस 16 बराबर 0। मतलब यदि आप इस संख्या में भाग देते हैं 11 से, तो पूरी 11 से पूरी बार कटेगी ये संख्या। ठीक है बेटा, अब यदि ये अंतर 16 की जगह पर 11 आए तो भी कटेगी। 11 का गुणज, यदि 11 का गुणज हो तो भी कटेगी, मतलब 11 का जैसे 22 33, ठीक है, तो भी कटेगी। ठीक है बेटा, तो 11 से व्यवस्था का नियम है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम कम एग्जाम्पल इसलिए लेते हैं वीडियो लंबा ना हो। ठीक है, लंबा होगा तो आप देखेंगे नहीं, बोर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो बोरिंग। अब यहाँ से ठीक है, तो जो चीज़ हमने समझाई आपको वो चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होगी। विभाज्यता के नियम हमने आपको जो बताए हैं